नमस्कार छात्रों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। वर्णमाला पढ़ चुके, हम उच्चारण स्थान पढ़ चुके, हम लोग संज्ञा पढ़ चुके, हम लोग सर्वनाम पढ़ चुके, विशेषण, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सब भेद थे, ये शब्द के भेद थे। शब्द का पहला भेद था नाम, धातु, अव्यय। धातु के तीन भेद थे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं आराम से। अब हम पढ़ेंगे धातु। ठीक है, धातु क्या होती है सभी जानते हैं, क्रिया। ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, मान लीजिए हमने कहा पठती, है ना, राम पठती, तो जो पठती में जो पठ आया है, पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, या एक व्यक्ति पढ़ता है, या दो व्यक्ति पढ़ते हैं, या बहुत से पढ़ते हैं, तो उसमें जो पढ़ना शब्द आया है, तो ये पढ़ना शब्द क्या है, धातु यानी कि क्रिया है। और क्रिया का मूल रूप ही जो होता है वो क्या होता है, धातु। पढ़ता है यानी कि क्रिया कर रहा है। अब क्रिया करने के लिए हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाता है और संस्कृत में थोड़ा और अलग हो जाता है। संस्कृत में धातु ही मेन होती है, धातु और शब्द रूप मिलके वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ उपसर्ग लगा देते हैं, प्रत्यय वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ देते हैं। तो किस प्रकार से संस्कृत में वाक्य बनेंगे, और ये जो धातु क्या है, तो पढ़ना शब्द है पठती। ठीक है, अब पठती ये वर्तमान काल की क्रिया है, एक वचन की क्रिया है और प्रथम पुरुष की क्रिया है। तो ये जो क्रिया है पठती, इसमें जो धातु यूज में आई है वो है पठ। ठीक है, इस पठ में अलग अलग तरह के प्रत्यय लगाकर इसे वाक्य के निर्माण में हम यूज में लेते हैं। अब ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, भूतकाल में होती है, या वर्तमान में होती है, भविष्य में होती है, ये सब अलग अलग प्रकार की होती है। अब मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे तो हमने सर्वनाम का एक भेद पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको पढ़ाया था कि पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष यानी कि अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है, मध्यम पुरुष यानी कि जो सुनने वाला व्यक्ति है, और उत्तम पुरुष यानी कि जो वक्ता होता है, कहने वाला। तो ये जो धातु का हम यूज करते हैं वे इन पुरुष और वचनों के माध्यम से ही इनकी जो टेबल बनती है वो तीन पुरुष और तीन वचनों के माध्यम से बनती है, अन्यथा वो टेबल गलत मानी जाती है, वो टेबल नहीं होती है। तो क्या है धातु, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा धातु, ठीक है, क्या कह रहा है ये, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप की यानी कि जहां से क्रिया निकली है, क्रिया निकलती है उसके भाग को मूल रूप कहा जाता है। मुख्य, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, कहाँ से निकली है, ये कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण का मूल तत्व होता है। यही कहना चाहते हैं हम भी कि धातु के बिना वाक्य नहीं बन सकते हैं, संस्कृत भाषा में शब्द निर्माण नहीं हो सकता है। धातु बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका पूरा ज्ञान भी बहुत आवश्यक होता है। तो हम चलते हैं कि संस्कृत भाषा में शब्दों के निर्माण में धातु बहुत ही मूल तत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। ये धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय मिलकर तथा सामासिक क्रियाओं यानी कि सामासिक क्रिया यानी कि समास होता है, समास के अकॉर्डिंग कुछ क्रियाएं की जाती है, उस क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि बनते हैं। ठीक है, यदि हमने पठ लिखा, देखिए उपसर्ग कैसे लगेगा, उपसर्ग वे होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों विपरीत हो गए कि उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। तो धातु के अंत में या तो उपसर्ग जुड़ जाएगा या प्रत्यय जुड़ जाएगा। इस तरह से जब क्रिया बनाते हैं तो उन्हें धातु रूप कहा जाता है कि धातु के रूप कैसे बने। जब हम क्रिया के मूल रूप धातु को उपसर्ग और प्रत्यय से मिलाकर बनाते हैं तो वे रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूप। तो हम कहते हैं ना धातु रूप लिखिए, यानी कि धातु के रूप बनाइए, अलग अलग क्रिया में बनाइए, अलग अलग व्यक्ति के लिए बनाइए, अलग अलग वचन के लिए बनाइए, अलग अलग लिंग के लिए बनाइए। ठीक है, पुल्लिंग के लिए बनाइए, नपुंसकलिंग के लिए बनाइए। ठीक है, या फिर
आप एक वचन के लिए बनाइए, द्विवचन के लिए बनाइए, ठीक है, या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए बनाइए या मेरे लिए बनाइए, मैं अगर कह रही हूँ तो मेरा वाक्य क्या होगा। इस तरह से अलग अलग क्रिया के जब रूप बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु रूप कहते हैं, ठीक है। यही आज हम पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है ये कि धातु के साथ उपसर्ग प्रत्यय मिलकर तथा सामासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया बनते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और जो क्रिया है ये कब बनते हैं, धातु के साथ उपसर्ग प्रत्यय आदि शब्द मिला देते हैं तब वे संज्ञा बन जाती है, सर्वनाम बन जाते हैं और क्रिया बन जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। धातु शब्द स्वयं धा धातु से बना है। इसकी धातु देखिए, कोई भी शब्द किन्हीं 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी शब्द को, जैसे कोई धातु है तो धातु में कौन कौन से शब्द मिले हैं, कौन कौन से अक्षर मिले, धा और तू। तो धा में 3 प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? संस्कृत में ऐसा, हिंदी में ऐसा होता है कि जैसे हमने लगाया एरा, मान लीजिए एरा प्रत्यय लगाया, इस तरह से ये एरा प्रत्यय लगाया। अब हम कहते हैं कि इससे शब्द बनाइए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, मान लो हमने लिखा ममेरा, ठीक है, चचेरा, लुटेरा। तो इस तरह से यहाँ पर उच्चारण में एरा 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 आएगा, ठीक है, जैसा ये प्रत्यय है वैसा। लेकिन संस्कृत में क्या होता है कि जैसे 3 प्रत्यय है तो वो ता में, तू में बदल जाएगा, ऊ में, ठीक है। 3 प्रत्यय किस में बदल जाएगा? तू में बदल जाएगा। तो धा धातु में 3 प्रत्यय जोड़ने से बना है, क्या बना है? ये धातु शब्द बना है। धातु कौन कौन सी हो सकती है? बहुत सारी है धातु, बहुत सारी, है ना। कम से कम मान लीजिए आप 3000 के समथिंग है, इससे ज़्यादा भी है, लगभग 3000 से अधिक संख्या में धातु अभी आई हुई है, मतलब है हमारे पाठ्यक्रम में स्थापित है। तो उनमें से कुछ धातु जैसे नाम लिए हैं यहाँ पर, भू, स्था, ज्ञा, युज, गम, मन, दृश्य आदि बहुत से धातु है, बहुत सी। गम धातु गच्छ में बजा जाती है, पा है, पिव है, दृश्य है, भू है, भव है, हस है ना। बहुत सारी अनगिनत धातुएं हैं जो हम आज उनमें से कुछ धातुओं का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। और क्रिया कहते हैं कार्य करना या होना पाया जाता है, वह क्रिया कहलाती है। अब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया के कुछ पद है, यानी कि क्रिया के कितने पद है, यानी कि कितने भेद है। वैसे तो अकर्मक और सकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में क्रिया के पद कुछ अलग है, ठीक है। क्रिया के कौन कौन से पद है? पहला है परस्मै पद, यानी कि धातुएं जो क्रिया होती है वो किन किन संबंधित होती है, किन किन पद्धतियों में होती है। आप इसे पद्धति भी कह सकते हैं, क्रिया की पद्धति यानी कि धातु की पद्धति क्या होती है। तो ये परस्मै पद एक पद्धति है, आत्मनेपद पद भी पद्धति है, और उभय पद इसे कहते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों। क्या होता है? दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि जो परस्मै और आत्मनेपद, यानी कि कुछ धातुएं ऐसी है जो केवल परस्मै पद में आती है, कुछ धातुएं ऐसी है जो केवल आत्मनेपद में आती है, और कुछ धातुएं ऐसी होती है जो परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों में आती है। उन्हें कहते हैं हम उभय पद। क्या कहते हैं? उभय पद, ठीक है। तो क्रिया के 3 पद कौन कौन से हुए? परस्मै पद, आत्मनेपद और उभय पद। अब देखिए बच्चों, ऐसा होता है कि संस्कृत भाषा में हम जिस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, हमारा जो पाठ्यक्रम है उस अनुसार सबसे ज़्यादा जो अधिक उपयोग में आती है वह परस्मै पद की धातुएं होती है। हम जो यूज़ करते हैं, हम दैनिक जीवन में देखिए, हम पढ़ाई में देखिए, यानी कि जो कोई संस्कृत माध्यम से पढ़ भी रहा है या वो, तो उसमें परस्मै पद की धातुएं सबसे ज़्यादा आती है। सबसे अधिक शिक्षा अगर हम शिक्षण कार्य करते हैं तो परस्मै पद की धातुओं में करते हैं, और उसके बाद फिर आत्मनेपद की धातु आती है जो कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। और उभय पद की धातुएं तो और भी कम है, कि जो दोनों में होती है वह और भी कम है, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि अब परस्मै पद होता क्या है, ठीक है। क्रिया के व्यापार का परिणाम जब कर्ता को प्राप्त न होकर, यानी कि क्रिया ने, मतलब क्रिया हुई है, ठीक है, क्रिया हुई है, कोई कार्य किया गया है और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है वो कर्ता को नहीं हुआ है, ठीक है। मान लीजिए राम पढ़ता है,
है ना। तो राम पठती, ये कर्ता को प्राप्त नहीं हुआ है, कर्ता को प्राप्त न होकर अन्य को प्राप्त होता है, तब वहाँ क्रिया के परस्मैपदी रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे पठती, क्या आएगा यहाँ पर, पठती, इसमें ये मात्रा आएगी। ठीक है, पठती यानी पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब आती है आत्मनेपद। आत्मनेपद क्या होता है कि जब क्रिया के व्यापार का परिणाम कर्ता तक ही सीमित रहता है, आगे नहीं जाता है। परस्मैपद में तो क्या होता है कि कर्ता, उसका जो परिणाम होता है क्रिया का, यानी कार्य किया गया है तो कर्ता के पक्ष में नहीं किया गया है, किसी और के पक्ष में किया गया है, तो वह क्या होगा, परस्मैपद। और आत्मनेपद में ये होता है कि क्रिया का सीधा संबंध, यानी कि सीधा जो परिणाम है, सीधा जो रिजल्ट निकलता है वो खुद में होता है, कर्ता में खुद में होता है, यानी आत्म खुद में होता है, स्वयं में होता है, इसलिए उसे आत्मनेपद कहा गया है। और पर से देखिए, परस्मैपद से कैसे याद करेंगे कि क्रिया का जो परिणाम है वो परायों को पता चलता है। ठीक है, पराय से पता चल गया किसी और को, तो वे परस्मैपदी धातु हो गई, उनका परिणाम किसी अन्य को होता है, कर्ता को नहीं होता है। लेकिन आत्मनेपद में क्या होता है, जो क्रिया का परिणाम होता है वह खुद को होता है, स्वयं को होता है, इसलिए उसे आत्मनेपद नाम दिया गया है। जब क्रिया के व्यापार का परिणाम कर्ता तक ही सीमित रहता है, वहाँ क्रिया का आत्मनेपदी रूप प्रयुक्त होता है, जैसे लभते। ठीक है, अब आता है उभयपद। उभयपद यानी कि इन दोनों में, ठीक है, जिन धातुओं के परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी दोनों रूप चलते हैं, परस्मैपदी भी चलेंगे और आत्मनेपद भी चलेंगे, ये दोनों प्रकार के रूप चलेंगे, उन्हें क्या कहते हैं हम यहाँ पर, उभयपदी धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयपदी, जो आत्मनेपद में भी चलती है और परस्मैपद में भी चलती है, उन्हें उभयपदी कहते हैं। उसमें देखिए क्रि आ गया और नी आया, ये जो क्रि, नी, लब, सेव, सेव भी आता है, लब भी आता है, और भी एक दो धातुएं और है कुछ, वो सब हमारे उसमें उभयपद में चलेगी। ठीक है, आत्मनेपद में लब भी चलती है, सेव भी चलती है। ठीक है, इस तरह से ही धातुएं चलेगी। आगे चलते अब हम यहाँ पर संस्कृत में धातु रूप। अब संस्कृत में धातु रूप कैसे लिखे जाते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था हमारा प्रथम पुरुष। ठीक है, यहाँ पर आया था हमारा मध्यम पुरुष, और यहाँ आया था हमारा उत्तम पुरुष। और यहाँ हम लिखते हैं एक वचन, और यहाँ द्विवचन, और यहाँ बहुवचन, यानी कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति, 3, 4, 10, 12, 1000 कितने भी हो सकते हैं। बहुवचन में बहुत संख्या, बहु यानी बहुत ज़्यादा। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में नपुंसकलिंग भी जुड़ गया है, इसलिए इसमें भी 3 लिंग होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की बात करें तो आपको पहले ही पता है कि प्रथम पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में बात कही जाती है। मध्यम पुरुष कौन होता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, और उत्तम पुरुष कौन होता है, जो वक्ता होता है, यानी कि कहने वाला व्यक्ति। तो यहाँ हम इन्हीं रूपों को पढ़ेंगे। हमारा है यहाँ पर परस्मैपद की धातु। परस्मैपद में अब देखिए लकार, परस्मैपद में भी 5 लकार दिए गए हैं। लकार क्या है, 5 लकार होते हैं जिनमें धातु रूप बनते हैं, लकार में धातु रूप बनते हैं। हमारे यहाँ पर हम 5 लकार पढ़ेंगे, कौन कौन से। पहला है हमारा लिट लकार, ठीक है, दूसरा है हमारा लंग लकार, 3rd नंबर का है लिरिट लकार, 4th नंबर का है हमारा लोट लकार, और 5th नंबर है हमारा विधि लीड लकार, विधि लिंग लकार। ठीक है, ये सब हमारे लकार है। अब लट लकार क्या कह रहा है, वर्तमान काल को संबोधित करता है। लंग लकार भूतकाल को संबोधित करता है। लिट लकार भविष्य काल को। तो जो 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये इन 3 लकार में आएंगे। लोट लकार आएगा हमारा आज्ञार्थक में। मान लीजिए किसी को ऑर्डर दिया है, आज्ञा दी है या आशीर्वाद दिया है, तो वो सारी चीजें लोट लकार में आएगी। और फिर आता है हमारा विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार आएगा चाहिए अर्थ में, है ना।
हमें दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। तो एक जो आदर्शवादी विचारधारा है वो सारी विधिलिंग लकार में आएगी। ठीक है, तो ये है हमारा पहला परस्मै पद की सभी लकारों की धातु रूप संरचना इस प्रकार से है। तो पहला है हमारा लट लकार वर्तमान काल। अब देखिए यहाँ कोई धातु नहीं ली है हमने यहाँ धातु नहीं लिए, हमने तो वो पीछे वाले जो प्रत्यय थे वो लिए हैं। अब अगर हम इसे याद कर लेते हैं, इस ती त अंति सी थ थ मी व म, अगर हम इन्हें याद कर लेते हैं तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए हम यहाँ लगाते हैं पठ, ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं पठ धातु। अब पठ धातु से अगर हमें ये याद है ती त अंति सी थ थ मी व म, अगर ये याद है हम लोगों को तो हम क्या करेंगे कि पठ धातु में इन प्रत्ययों को लगाकर सारे शब्द रूप बना लेंगे, है ना। कैसे बनाएंगे? पठ धातु से बनाया हमने पठती, पठत, पठंती, सिर्फ ये प ठ लगाना है और ये उपसर्ग पहले से लगे हुए हैं। ठीक है, पठती, पठत, पठंती, इस अ को हटा देंगे हम, यानी कि इसमें प ठ लगाएंगे तो पठंती हो जाएगा। ठीक है, फिर पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामा, यहाँ आ जाएगा आवी, आमी, आव और आमह। तो क्या सूत्र बना इसमें? ती त अंति सी थ थ आमी आव आम। ठीक है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। ये था हमारा लट लकार का। अब लट लकार में जितने भी धातु रूप है, मतलब जितने भी धातु है, चाहे वो पठ हो, चाहे भव हो, चाहे हम लिख सकते हैं पठ हो या पश्य हो, ठीक है, भव हो, हस हो और पा हो, ठीक है, और भी बहुत सारी धातु है, क्रीड हो, ठीक है, क्रीड यानी खेलना, और भी बहुत सी धातु है। अगर आप वर्तमान का लट लकार में बनाना चाहते हैं तो यही सूत्र लगेगा, हसती, हसत, हसंती, हससी, हसत, हसत, हसामी, हसाव, हसाव। ठीक है, यही बनेगा। और उसके बाद भी आप पा लगाते हो तो पा पिब में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पिब में बदल जाता है। तो ये बनेगा आपका पिबती, पिबत, पिबंती, पिबसी, पिबथ, पिबत, पिबामी, पिबाव, पिबाम। ठीक है, इस तरह से आपका सारा लोट लकार का जितना भी धातु है वो सारा इसी तरह से बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लंग लकार। ठीक है, लंग लकार क्या है? भूतकाल, भूतकाल को संबोधित करता है ये। ठीक है, तो भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ है, जो बीता हुआ कल है उसके लिए आता है। तो देखिए ये तो है सारे प्रत्यय भूतकाल में। अब मैं आपको बताती हूँ कि भूतकाल में उपसर्ग का भी उपयोग होता है, उपसर्ग भी प्रयोग में लिया जाता है और वो उपसर्ग है अ। क्या है? अ। हम उसी तरह से जैसे हमने लट लकार में धातु ली थी, कौन सी? पठ धातु। ठीक है, कौन सी धातु ली थी? पठ। उसी तरह से हम लंग लकार में भी पठ लेते हैं और अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, कि हमको ये जो प्रत्यय लगे हुए हैं इन प्रत्यय से कैसे शब्द बनाने हैं, कैसे शब्द निर्माण करने हैं, क्रिया का निर्माण कैसे करना है, ये हमें यहाँ सीखना है। तो अभी हम सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग लगाकर और फिर ये शब्द बनाएंगे इस धातु को। उपसर्ग लगाकर ये धातु लेंगे, धातु से प्रत्यय लगाएंगे और प्रत्यय के बाद जो बनेगा वो हमारी क्रिया निकल के आएगी। ठीक है, तो हमने लिया, पहला हमने यहाँ लिया अ। ठीक है, इस अ को हम यहाँ रख देते हैं अ। अब इस धातु को हम यहाँ लाते हैं पठ, अपठत। क्या बन गया? अपठत। त इसमें प्रत्यय है, त ताम अन, स तम त, अम व म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपठत। अब हम इसी तरह से पठ यहाँ लिखेंगे और अ लगा देंगे, तो ये हो गया अपठताम। और यहाँ पर हम देखिए अ लगा देंगे और ये पठ धातु लिखेंगे, तो ये हो गया अपठन। और ये होगा हमारा म, अपठम। ठीक है, और ये अपठतम और ये अपठत बना ना। इसी तरह से हम बनाएंगे। लंग लकार में क्या होता है? अ उपसर्ग जुड़ जाएगा,
चाहे वो कोई भी धातु हो, किसी भी प्रकार की धातु हो, लंग लकार में अ उपसर्ग जुड़ेगा और ये जो टेबल बनी हुई है इसके अनुसार प्रत्यय जोड़कर हमें शब्द निर्माण यानी कि क्रिया का निर्माण करना है। धातु हमारी दी हुई है, उस धातु में पहले हमें उपसर्ग जोड़ना है यानी कि उपसर्ग को आगे रखना है और प्रत्यय को सबको पीछे रखना है और बीच में जो सेंटर में आएगी वो हमारी सारी धातु आएगी। तो ये हमारा भूतकाल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम भविष्य काल। अब भविष्य काल क्या होता है? आने वाला। ठीक है, जो आने वाला काल है उसको कहते हैं भविष्य काल। जो समय आने वाला, हम काम करेंगे, हम पढ़ेंगे, जब ये वाले वाक्य आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो भविष्य काल लिट लकार में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? ये लिट लकार में। ठीक है, ये रहा हमारा लिट लकार। अब इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर वही पट लेते हैं। ठीक है, धातु हम वही लेंगे, एक ही धातु से हम नियम समझेंगे और फिर इसे अलग अलग धातुओं में उपयोग करके यानी कि हम टेबल बनाकर सीखेंगे कैसे धातु का यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो इष्यते लिखा हुआ है, ठीक है, अब इष्यते लिखा हुआ है तो इस ई को मात्रा में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? मात्रा में। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है इष्यति। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं पठ। अब देखिए हलंत का मतलब क्या सीखा हम लोगों ने कि हलंत का मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है, ना आ है, ना ई है, ना ऊ है, ना ए है, ना ओ है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये जो इष्यति लिखा हुआ है इस इष्यति में जो छोटी ई है इसे मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर ठ है ये पूरा बन जाएगा पठी। क्या बन गया? पठी। और उसके बाद जो एज इट इज प्रत्यय है वो ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, पठिष्यति। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? पठिष्यति। इस ई को हम मात्रा में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि स्वर ऐसा का ऐसा जब शब्द बनाते हैं तो शब्द में स्वर ऐसा ही नहीं लिखा जाता है, इसे मात्रा में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये जो प्रत्यय है शयति, इस शयति को ऐसा ही लिख लेंगे। और ये जो मात्रा है ये सभी देखिए जितनी भी धातुएं होती है वो हलंत सहित होती है, चाहे वो पट हो, चाहे हस हो, चाहे भू धातु है। अब आप कहेंगे कि भू धातु में तो मात्रा लगी हुई है, लेकिन भू धातु ऐसे ही नहीं लगती है। भू पहले भव में कन्वर्ट होती है और उसके बाद फिर ये धातु रूप में यूज होती है। ठीक है, फिर उसके रूप चलते हैं, भू से रूप नहीं चलेंगे। ऐसे ही देखिए पी या पा यानी पीना। ठीक है, तो पीना को पिब धातु में कन्वर्ट किया है, उसके बाद इसके रूप बनाए गए हैं। तो आप ये देखिए कि जितनी भी धातुएं है उसका जो अंतिम वर्ण है, धातु का जो अंतिम वर्ण है वो हल है यानी कि व्यंजन है। तो व्यंजन में जब हम स्वर लगाएंगे तो वो पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये पठिष्यति शब्द आया है। तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, ये जो ई की मात्रा है ये छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी सभी जगह। पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, ये लट लकार के जैसे ही चलती है, बस इसमें ये शय लग गया है, बाकी ऐसे ही चलती है। तो लट लकार क्या कह रहा है? लट लकार कह रहा है कि लट लकार का प्रयोग हम भविष्य काल में उपयोग करते हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि ये भविष्य काल के लिए जो समय आने वाला है, जो कार्य हम करने वाले हैं उसके लिए लट लकार का उपयोग किया जाता है। जैसे राम पठिष्यति, राम पढ़ेगा, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। जब भी ये गे गा गे गी वाले जो शब्द आते हैं वे सारे भविष्य काल में यूज में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोट लकार। लोट लकार देखिए जब आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं या फिर आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, या बिल्कुल उसको प्रेशराइज करके ऑर्डर दिया जाता है कभी, तो वो सारे जो वाक्य बनते हैं, जो धातु बनती है, जो क्रिया बनती है, वो सारे किस में आएंगे? लोट लकार में आएंगे। तो अनुज्ञा यानी कि आदेशार्थक में, हम इसे आदेशार्थक शब्द भी बोल सकते हैं। आदेशार्थक जो क्रिया होती है उनमें काम में आते हैं। तो इसके जो प्रत्यय कहेंगे वो है तू, ताम, अंतु। अभी अंतु नहीं लगाएंगे, हम अ उस धातु में लगा लेंगे अंतिम वर्ण में। ही, तम, त, आनी, आव, आम लेंगे हम वही पठ धातु। ठीक है, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ यहाँ पर आएगा, ये सिर्फ अ आएगा यहाँ पर। ठीक है, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। ठीक है,
क्योंकि ये जो आ है, आ लगाया है, इसे आ ऐसा ही नहीं रखना है, हमें इसमें आ जोड़ना है, इसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे तब ये आ जाएगा। तो इसके रूप चलेंगे पढ़तु, पढ़तम, पढ़ंदू, पढ़, पढ़तम, पढ़त, पठानी, पढ़ाओ, पठाम। ऐसे ही सारी जितनी भी धातुएं हैं उन सब के रूप ऐसे ही चलेंगे। तो क्या कह रहा है अब लोट लकार? लोट लकार उन सभी अर्थों में होता है जिनमें लिंग लकार, अब देखिए जो लकार है वो 10 होते हैं उनमें से, लेकिन हम लोग यहाँ 5 पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में 5 है। ये जो लिंग लकार है ये थोड़ा उच्च कक्षाओं में आ जाता है, जब हम साहित्य या शास्त्रार्थ करने जाते हैं तब आ जाता है, तो उससे रिलेटेड ही है। ये दोनों भेद है, यानी कि लोट लकार और लीट लकार ये दोनों भेद आते हैं का प्रयोग होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लोट लकार लीट लकार का ही विकल्प है, यानी कि आप लिंग लकार पढ़िए या लोट लकार पढ़िए, एक ही बात है। आज्ञा देना, अब देखो क्या क्या आता है लोट लकार में। आज्ञा देना, अनुमति लेना, अनुमति देना, प्रशंसा करना, प्रार्थना करना, निमंत्रण देना, आशीर्वाद देना, इस प्रकार सभी अर्थों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज्ञार्थक, खास करके इससे कहते हैं आज्ञार्थक, यानी कि आज्ञा देना। सदा खुश रहो, ठीक है, उसमें आएगा लोट लकार, या आप पढ़ो उसमें आएगा लोट लकार, बैठो उसमें आएगा लोट लकार, भोजन करो, यानी कि आज्ञा दी है, उन्होंने आज्ञा दी है, तो वो सब किस में आएंगे? लोट लकार में आएंगे। आगे चलते हैं हम, विधि लिंग लकार, ठीक है, ये आता है चाहिए अर्थ में, जब आदर्शवादी वाक्य यानी कि कुछ अच्छे वाक्य, कुछ शिक्षाप्रद वाक्य या फिर नैतिक शिक्षा जब दी जाती, मोरल एजुकेशन दिया जाता है, उसमें हम चाहिए अर्थ में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चाहिए अर्थ में। अब ये देखिए हम वही धातु वही लेंगे, हमारी पठ धातु है, बहुत फेवरेट हो गई है ये हमारी पठ धातु है, इसी में हम ये लगा देंगे क्या? प्रत्यय। अब प्रत्यय कैसे लगाएंगे? ये जो ए है ये मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हमने एत लगाया, अब इसकी प्रत्यय कौन सा है? एत, एतम, एयु, ए एतम, एत, एवं, एवं, एव, एम, कैसे आया ये? अब ये जो एत है पठ धातु में हमने एत प्रत्यय लगाया, तो एत प्रत्यय लग के क्या बन गया? ये जो पठ लिखा है इसमें ए की मात्रा लिखेंगे, पठेत, ठीक, क्या लिखा? पठेत। ऐसे ही पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेवम, पठेव, पठेम, ठीक है, ऐसे ही रूप चलेंगे। तो हमें ये प्रत्यय याद करना बहुत जरूरी है, इनको तो आपको ये जो टेबल है इन्हें तो याद करनी पड़ेगी, एक एक बार याद कर लिया आपने, और जितनी धातु है उनके अनुसार आप टेबल के अकॉर्डिंग शब्द बना सकते हैं, जितने भी धातु रूप है वो शब्द बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब है भू। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि पठ धातु से, यानी कि जो जितने प्रत्यय है, हमने पहले पढ़ा कि जितने प्रत्यय है प्रत्यय से हम धातु कैसे बनाएंगे, है ना। एक ट्रिक पढ़ी थी कि जो एक उन प्रत्यय को याद कर लो अच्छे से तो हम आसानी से धातु रूप बना सकते हैं। अब हम वही धातु रूप लेकर आए हैं, हम नया लेकर आएंगे भू। भू यानी होना, और भू का जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? भव। ये जो धातु रूप बनेंगे वो किससे बनेंगे? भव धातु से बनेंगे, भू से नहीं बनेंगे। इसमें हल आया है, अब इसी हल में हम प्रत्यय जोड़ देंगे और वे सारे धातु रूप अपने आप बनते जाएंगे, क्योंकि हमें तो याद है। अब याद है तो हम आसानी से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि भव धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन बोलिए, तो हमें मध्यम पुरुष द्विवचन हमारी उंगलियों पे याद होने चाहिए, ठीक है। 3-3 के जो फिगर है वो हमें याद होने चाहिए, तो हम आसानी से बता देंगे भवथ। क्या बताएंगे? भवथ, ठीक है। तो इसीलिए हमें धातु रूप याद करने बहुत जरूरी है। और उनका जो ये प्रत्यय बताया है वो तो अगर याद हो गया मान लीजिए, तो आपको किसी भी चीज में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से धातु रूप याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय याद है तो हम किसी भी धातु को बना सकते हैं। तो अब आते हैं हम भू धातु यानी कि भव धातु परस्मै पद में, यानी कि परस्मै पद में लट लकार वर्तमान काल। तो ये कैसे चलेंगे? ये हमारे पुरुष लिखे हुए हैं, ये सारे वचन लिखे हुए हैं। भवती, भवत, भवंती। भव यानी होना, ठीक है, ये ध्यान रखना। भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवाव, भवाम, ठीक है, वही सूत्र चल रहा है सारा। आगे चलते हैं हम लंग लकार यानी कि भूतकाल में आता है।
अनद्यतन ये भूतकाल में आता है। अभवत, अब इसमें क्या लगा है, याद है सभी को कि अ उपसर्ग लगा है और फिर प्रत्यय लगे हैं और बीच में है हमारी धातु। ठीक है, ये हमारा सभी जगह अ लगा हुआ है, देखिए ये, और फिर हमने प्रत्यय तो सारे पढ़े ही थे। ठीक है, और बीच में हमारी भव धातु लग गई है। तो अभवत, अभवतम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवा, अभवम। ठीक है, आगे हमारा अगला रूप है लिट लकार। लिट लकार यानी कि भविष्य काल। ये हमारी कौन सी धातु है, भू धातु है, जिसे भू में भव में कन्वर्ट किया हुआ है। भविष्य काल यानी कि आने वाला काल। ये चलते हैं हमारे, अब ये इष्यति से चलते हैं, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत, इष्यत, इष्यमि, इष्यव, इष्यव। ई हमारी छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगा और हम भव लगा के इसे रूप में चला लेंगे। भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। ठीक है, ये हमारा भविष्य काल। अब है लोट लकार, आज्ञार्थक यानी कि आज्ञा देना है। भवतु, अब यहाँ पर एक ही लेंगे हम, ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला ही रूप याद करेंगे। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ये भी है हमारा भू धातु। कौन सी धातु है ये, भू, जो भव में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, आगे है हमारा विधिलिट लकार। ये हमारा चाहिए अर्थ में विद्यार्थ यानी कि चाहिए अर्थ में आएगा। किसमें आएगा, चाहिए अर्थ में। ठीक है, ये चलता है। ये भी है हमारा भू धातु जो भाव बन गया। अब हम रूप चलाते हैं। भवेत, भवेतम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवे, भवेम। तो ये थे हमारे भू धातु यानी कि जो भव में कन्वर्ट हुई है, वो पांचों लकारों में धातु रूप हमने बना लिए हैं, क्रिया के रूप बना लिए हैं। तो इस तरह से जैसे भव बना है वैसे पट बनेगा, हस बनेगा, क्रीट बनेगा, लिट बनेगा और लिख बनेगा। ठीक है, पत बनेगा, अगर गिरता है पतत यानी कि गिरता है, पत बनेगा, खाद बनेगा यानी खाते हैं हम। ठीक है, और भी बहुत सारी की चल बनेगा, चलती वाला बनेगा, लिख बनेगा, हस बनेगा, भू, सोच बनेगा, सोचती, सोचत, क्रुद्ध बनेगा, क्रुद्धति, क्रुद्धत, क्री बनेगा, करोति, कुरुतो, कुरुनंती। ठीक है, इस तरह से खेलने का हो जाएगा क्रीडति। ठीक है, और पाक्यति, अगर आप पकाते हैं तो उसका अलग बन जाएगा नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती। बहुत सारे जितने भी धातुएं हैं वो सारी की सारी इन पांचों लकारों में, परस्मै पद के पांचों लकारों में इस प्रकार से बनेगी। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब हम लेकर आए हैं आत्मने पद की धातु। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आत्मने। आत्मने पद मतलब कि जहां पर क्रिया का सीधा परिणाम जो किस पे निकलता है, कर्ता से संबंधित होता है। जब जो क्रिया का परिणाम होता है वो कर्ता को मिलता है, इसलिए यानी कि आत्मा को मिलता है, खुद को मिलता है, इसलिए इसे आत्मनेपदी धातु कहा गया है। आत्मनेपदी धातु रूप। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी आत्मनेपद की धातुओं पर। परस्मै पद के पांचों लकार हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं आत्मनेपद यानी कि स्वयं को, जब हमें स्वयं को क्रिया का परिणाम मिलता है तो वे आत्मनेपदी धातु कहलाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे आत्मनेपदी धातु। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से परस्मैपदी धातु पांचों लकारों में होती है वैसे ही आत्मनेपदी और उभयपदी ये भी पांच पांच लकारों में होती है। और पांच लकार आप सभी को याद है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, अब इनके काल भी पता है आपको और किस अर्थ में है ये भी पता है, इनका सबका रूप पता है। तो हमने यहाँ लिया है लब। कौन सी धातु ली है, लब। लब का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। लब, लब यानी कि प्राप्त करना, हमें लाभ होता है। लब से लाभ समझ सकते हैं आप, लाभ होना यानी कि हमने कुछ प्राप्त किया है, कुछ एक्स्ट्रा हमें मिला है, तो वह हमें लब धातु से आएगा। तो लब धातु के रूप में लट लकार वर्तमान काल कैसे आएगा, लबते, लभेते, लबंते। ठीक है, लब से लबे थे, लबे द्वे, लबे, लभावहे, लभामहे। अब मान लीजिए हमारे यहाँ आत्मनेपद की हम एक धातु और ले लेते हैं, सेव। सेव भी देखिए आत्मनेपद की धातु है।
लब और सेव बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। लब और सेव दो धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कृत वाच्य पढ़ते हैं, मतलब जब हम वाच्य पढ़ते हैं जिन्हें इंग्लिश में एक्टिव, जैसे पैसिव वॉइस बोलते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस बोलते हैं, तो जब हम संस्कृत में वाच्य पढ़ते हैं, कृत वाच्य, कर्म वाच्य, उनमें ये वाली धातुएं बहुत यूज में आती है। आत्मनेपद की धातु इसमें लगती है, ठीक है। इसलिए ये इसमें सेव और लब दो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि लब धातु रूप में लट लकार वर्तमान काल क्या कह रहा है। अब लट लकार वर्तमान काल परस्मै पद के रूप अलग चलते हैं और आत्मनेपद के रूप अलग चलेंगे। हम यहाँ लेते हैं सेव, हमारा यहाँ पे लब धातु बना हुआ है। अब हम सेव धातु देखिए कैसे बनाते हैं कि सेवते, ऐसा ही है, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे चलना है, चाहे वो लंग लकार हो, लिट लकार हो, लोट लकार हो या विधिलीन लकार हो। अगर हम सेव धातु को लेके चलते हैं तो ऐसे ही रूप बनेंगे जैसे ये बने हुए हैं। प्रत्यय एज इट इज लगेंगे, जो प्रत्यय लगे हुए हैं वो ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। अब है हमारा लंग लकार, इसमें भी हम सेव धातु का उपयोग करेंगे। पहले हम लब पढ़ लेते हैं। अभी हमारा यहाँ पर कौन सा है, लब धातु है। अब इसमें उपसर्ग लगा है ना। लंग लकार में हमेशा पहले उपसर्ग लगेगा, फिर धातु आएगी और फिर प्रत्यय लगेगा, ठीक है। क्या रूप बनेगा, पहले यहाँ आएगा उपसर्ग, इसका हम सूत्र बना देते हैं, प्लस हमारी यहाँ धातु आएगी और फिर हमारा यहाँ पर प्रत्यय लिखा जाएगा। उससे हमारी कौन सी धातु बनेगी, लंग लकार की। और जो कौन से काल में होता है, भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में, जो चला गया है, बीता हुआ काल। जो बीता हुआ काल होता है उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो ये रूप कैसे चलेंगे, अलब, अलबत, अलबेताम, अलभंत, अलबथा, अलबेथाम, अलबद्वम, अलभे, अलभावही, अलभामही, ठीक है। ऐसे ही सेव से चलेंगे। ये हमने सेव लिखा, असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवथाम, असेवद्वम, असेवे, असेवामही या असेवामही, ठीक है। इस तरह से इसके रूप सारे चलेंगे। आगे चलते हैं हम लिट लकार। लिट लकार क्या होता है, भविष्य काल। पहले हमने लब से देखा है, ये हमारा लब, लप्यसते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यद्वे, लप्स्यसे, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। ऐसे ही हमारा सेव चलेगा। सेव का जो रूप है वो भी ऐसे ही चलेगा। आगे चलते हैं हम हमारा लोट लकार, यानी कि आदेशार्थक में। किसमें, आदेशार्थक में आदेश देना है, ऑर्डर देना है, तो ये चलेगा हमारा। ये भी हमारी लब धातु है। लबताम, लबेताम, लबंत्वाम, लबस्व, लबेताम, लबेद्वम, लबे, लभावहे, लभामहे। ऐसे ही सेव धातु का भी फिर से इसमें एज इट इज चलेगा। आगे चलते हैं हम विधिलीन लकार, यानी कि चाहिए अर्थ बोल सकते हैं या संभावना के अर्थ में। हम यहाँ पर संभावना या चाहिए अर्थ में भी बोल सकते हैं। लब धातु है हमारी, ठीक है। लबेत, लबेयाताम, लबेरन, लबेथा, लबेयाथाम, लबेद्वम, लबेय, लभे वही, लभे मही, ठीक है। ऐसे ही, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ लट लकार ही यूज होता है। जब हम वाच्य पढ़ते हैं उसमें से और लब अगर हम पढ़ते हैं या और भी धातु पढ़ते हैं तो वाच्य में लट लकार यानी कि वर्तमान काल के रूप ही अधिकतर यूज होते हैं। ये बहुत कम यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। आत्मनेपद में लट लकार ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। तो आज हमने धातु रूप पूरा पढ़ चुके हैं। हमारा जो शब्द के 3 भेद थे उसमें हमने नाम पूरा कर लिया है और आज हमारा धातु जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा धातु क्या है, क्या रूप है, इसके कितने पद है, इसके परस्मै पद, आत्मनेय पद या उभय पद, ठीक है। परस्मै पद की धातु क्या कह रही है, जिसमें जो क्रिया का परिणाम है वो कर्ता पर न होकर किसी अन्य पर जाता है, वे परस्मै पद की धातु कही जाती है। और जो
आत्मनेपद की धातु है उसमें क्रिया का जो फल मिलता है यानी कि परिणाम मिलता है वो स्वयं को मिलता है, कर्ता को मिलता है, ठीक है। और उभय पद में जिनमें आत्मनेपद और परस्मै पद दोनों के रूप चलते, दोनों धातुओं के रूप चलते हुए उभयपदी धातुएं कही जाती है। और कैसे हमने लकार पढ़े हैं, लकार में हमने कौन कौन से 5 लकार पढ़े हैं। पांचों लकारों के अगर धातु में हम यूज में लेते हैं तो मैंने आपको प्रत्यय उपसर्ग बताए हैं, प्रत्यय उपसर्ग के अनुसार ही आपको उन धातुओं को फिट करना है और आपको बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। यही ट्रिक है संस्कृत में धातु याद करने की, धातु रूप, क्योंकि एक एक रूप आप याद नहीं कर सकते। 3000 से ज़्यादा की जो धातु है आपके याद कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमें कुछ ट्रिक अपनानी पड़ती है। तो ट्रिक यही है कि आप जो प्रत्यय है, जो एक मेथड है, उस मेथड को याद कर लीजिए, जो प्रत्यय सारे है और उपसर्ग है वो याद कर लीजिए, आप धातु अपने आप फिट कर लेंगे और आपको रूप मिल जाएंगे, ठीक है। रूप भी सारे याद हो जाएंगे क्योंकि ट्रिक पता होती है तो अपने आप हम उस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमारा धातु रूप। कमेंट करके बिल्कुल बताइए कैसा लगा आपको। नेक्स्ट क्लास लेके फिर से हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।